गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भूगोल। यह भूगोल जो है ये 12th के ज्योग्राफी का छठा चैप्टर है, यानी भूगोल का छठा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वह भी 12th के ज्योग्राफी का। इस चैप्टर का नाम है द्वितीयक क्रियाएं, और द्वितीयक क्रियाएं का ये जो है दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग द्वितीयक क्रियाएं क्या है और द्वितीयक क्रिया से जुड़े हुए विभिन्न बातों को समझे थे, और ये एनसीईआरटी बुक से समझे थे। अब इस चैप्टर में अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण हमें बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे प्रेजेंटेशन में समझना पड़ेगा। तो आइए हम आपको प्रेजेंटेशन में समझाते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक ओपन नहीं करूंगा, बल्कि यहाँ से ही चीज़ों को समझाऊंगा। इसके बाद फिर से एक बार हम बुक को जरूर पढ़ाएंगे आपको, ताकि और भी अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। उद्योगों का वर्गीकरण का मतलब होता है उद्योगों को बांटना, और उद्योगों को हम कुल मिलाकर के 4 आधारों पर बांट सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। लेकिन इससे पहले मैंने जो चीज़ें आपको बताया कि द्वितीयक क्रियाओं का मतलब होता है चीज़ों को फिर से बनाना। प्राथमिक क्रियाओं में जो चीज़ें बन जाती है, जैसे कि कपास जो है प्राथमिक क्रिया में बन चुका था, और कपास से फिर रुई बनाना, रुई से फिर कपड़े बनाना, और कपड़े से फिर वस्त्र बनाना, ये सभी क्या है, फिर से बनाने का क्रिया है, यानी पुनः बनाने की क्रिया, जिसे हम विनिर्माण कहते हैं। और विनिर्माण में ही द्वितीयक क्रियाएं आती है। और विनिर्माण की क्रियाओं में ही हमें उद्योगों, फैक्ट्री, मशीन, लेबर यानी श्रम की जरूरत पड़ता है। न केवल फैक्ट्रियों में बनने वाले कपड़े, बल्कि खनन का मतलब होता है धरती के अंदर से लोहा, सोना, चांदी, कोयला, जो भी चीज़ें हम धरती के अंदर से निकाल रहे हैं वो सारी प्रक्रियाएं खनन है। और खनन एक प्रकार की प्राथमिक क्रिया है। खनन हमारी प्राथमिक क्रिया में आता है, लेकिन जब वहाँ से निकाले हुए अयस्कों को हम फैक्ट्री में लेके जाते हैं और इस फैक्ट्री में उसे पिघलाते हैं, और पिघला के हम जब लोहे की सीट बनाते हैं, तो ये क्या है, विनिर्माण है। और विनिर्माण किस में आता है, द्वितीयक क्रिया में आता है। यानी जब हम अयस्क से लोहा बनाते हैं तो वो द्वितीयक क्रिया में आता है। इसी प्रकार से जब हम लोहे की सीट से गाड़ी या अन्य वस्तुएं बनाते हैं, अन्य चीज़ें बनाते हैं, तो वह किस में आ जाता है, तृतीयक क्रियाओं में आ जाता है। तो सॉरी, द्वितीयक क्रिया में ही आता है, सॉरी माफ कीजिए, तृतीयक क्रिया नहीं है, वो द्वितीयक क्रिया है। यानी कि यहाँ भी विनिर्माण हो रहा है तो ये किस में आ जाता है, द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। जहाँ भी विनिर्माण होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बड़े स्तर में हो रहा है, और जब बड़े स्तर पर होता है तो उसमें हम बड़े पैमाने के उद्योग का उपयोग करते हैं। और बड़े पैमाने के उद्योग का कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर उद्योग आपको देखने को मिलेगा, और इस चीज़ का असर कब से पड़ा है, जब दुनिया में वर्ल्ड वार हो रहा था। तो विश्व युद्ध के बाद जो औद्योगिकरण है वो तेज़ी से होने लगा। हालांकि विश्व युद्ध से पहले ही औद्योगिकरण तेज हो चुका था, और औद्योगिकरण के चलते ही औद्योगिकरण भी जो विश्व इतिहास में होने वाली लड़ाइयाँ हैं उसका एक मुख्य कारण माना जाता है। और दुनिया 3 भागों में बट गया था, इस पर भी हम लोग देखे थे। आज दुनिया का अलग अलग भागों में जो तीसरी दुनिया है, जो आपको हरे रंगों में दिख रहा है, वहाँ पर ज़्यादा विकसित उद्योग तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उद्योग आपको देखने को मिलता है। ज़्यादातर विकसित उद्योग आपको पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में देखने को मिलता है। उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। आइए पहले सवाल के तरह हम लिखे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए आसानी से। उद्योगों को कितने आधारों में बांटा जा सकता है, तो इस सवाल होगा कि उद्योगों को मुख्य रूप से 4 आधारों पर बांट सकते हैं। पहला जो होगा आकार के आधार पर, दूसरा होगा कच्चे माल के आधार पर, तीसरा होगा उत्पादन के आधार पर, चौथा होगा स्वामित्व के आधार पर। तो यहाँ पर स्वामित्व गलत लिखा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। स्वामित्व इस तरह लिखाता है, आधा सौ होता है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। अब आता है कि आकार के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। पहला जो है कुटीर उद्योग। यहाँ जो आपको फोटो दिख रहा है ये कुटीर उद्योग है, यानी इसमें बिल्कुल छोटे स्तर पर कार्य होता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कि कुछ लोग बांस के दलिया बना रहे हैं, या फिर कह सकते हैं सूप वगैरह बना रहे हैं। यहाँ पर एक महिलाएं सूत काटने का काम कर रही है, यानी कि कपास की रुई से धागे तैयार कर रही है, वह भी चरखा। ये आधुनिक चरखा है, चरखा पहले लकड़ी का बनाया जाता था, लेकिन अब इसमें परिवर्तन करके कुछ इस प्रकार से बनाया गया। अब तो जो है टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक वाला आ चुका है। यहाँ पर जो महिला है वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, ये भी किस में आता है, कुटीर उद्योग में आता है। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर भी बांस के बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो ये भी किस में आते हैं, कुटीर उद्योग में आते हैं। तो कुटीर उद्योग तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल छोटा। इसमें ज़्यादातर छोटे छोटे मशीन के यूज होते हैं। अगर कहीं मशीन का यूज होता है, छोटा औजार का यूज होता है। इसे हम लोग मशीन नहीं कहेंगे, औजार कहेंगे।
और इसमें ज़्यादातर कार्य हाथ से होते हैं और मुख्य रूप से इसमें कम ही लोग लगे हुए रहते हैं और जो भी लगे हुए लोग रहते हैं वो परिवार के ही सदस्य होते हैं। यानी इसमें मुख्य रूप से परिवार के ही सभी सदस्य मिलकर के कार्य करते हैं। वैसे उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं। अब कुटीर उद्योग से जो बड़ा उद्योग होता है उसे हम कहते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। ये कुटीर उद्योग से थोड़ा बड़ा होता है और इसमें छोटे छोटे मशीनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादा बड़े स्तर पर नहीं बल्कि एक दो छोटे छोटे मशीनों का यूज किया जाता है। ऐसे उद्योग को हम छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। अब इससे भी जो बड़ा होता है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये कैसा उद्योग है? ये है बड़े पैमाने के उद्योग। और ये बड़े पैमाने के उद्योग कैसे होंगे? बहुत ही बड़े होंगे, इतने बड़े कि इसमें एक समय में लाखों हजारों सामान बनाया जा सकता है और एक दिन में इसमें कई सारे मजदूर, कई सारे व्यक्ति जो काम करने वाले वर्कर्स है वो काम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक मशीन को चलाने के लिए आप ब्लू कलर में व्यक्ति को देख सकते हैं जो कार्य कर रहे हैं। तो क्या है, इसमें कई सारे लोग कार्य करते हैं और तरह तरह के लोग अलग अलग स्थानों से आते हैं। और बड़े पैमाने के उद्योग 24 घंटा चलता है, 24 घंटे ये रनिंग में रहते हैं, रात को भी दिन को भी। अब रात को दूसरे मजदूर आते हैं, 12 घंटे कोई और मजदूर कार्य करते हैं और 12 घंटे कोई और मजदूर कार्य करते हैं। इस तरह से चेंज करते करते इसमें कार्य होते रहते हैं। अब आपको तीनों उद्योग मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए इनकी परिभाषाओं देखते हैं। पहला सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें या आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लिखिएगा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसे 3 भाग में बांट सकते हैं। कुटीर उद्योग। परिभाषा: कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिसमें लोग अपने परिवार, साफ साफ लिखा हुआ है, अपने परिवार के सदस्य के साथ मिल करके स्थानीय कच्चे माल की सहायता पर ही घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। जैसे कि बांस से वस्तु बनाना या मिट्टी के बर्तन तैयार करना, ये सभी किस्म आ जाते हैं, कुटीर उद्योग आ जाते हैं। दूसरा है छोटे पैमाने के उद्योग। तो ये क्या होगा, कुटीर उद्योग से थोड़े बड़े होते हैं और इसमें छोटे एवं सरल मशीनों का प्रयोग किया जाता है। वैसे उद्योग को हम छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। यहाँ पर आप इसकी परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इस प्रकार के उद्योग निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है, उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों का प्रयोग होता है, जैसा कि बता चुके हैं इसमें मशीन का प्रयोग होता है और ये सारे कार्य मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने ही परिवार के लोग लगते हैं, बल्कि इसमें अलग से मजदूरों को जरूरत पड़ता है। कच्चे माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध न होने पर बाहर से भी मंगवाते हैं, इसे हम छोटे पैमाने के उद्योग कहते हैं। तीसरा उद्योग है बड़े पैमाने के उद्योग। परिभाषा क्या लिखिएगा? वह उद्योग जिसका क्षेत्रफल आकार बहुत बड़ा होता है, जिसमें कई सारे मजदूर कार्य करते हैं और जिसमें मशीनों का आकार वृहद होता है, उस तरह के उद्योग को हम क्या कहते हैं? बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। इस प्रकार के उद्योग में उत्पादन बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है और इसमें विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। विकसित प्रौद्योगिकी का मतलब क्या हो गया? यानी कि इसमें अच्छे बड़े मशीनों का प्रयोग किया जाएगा और इसमें जो श्रमिक होंगे वो बिल्कुल ही कुशल श्रमिक, आप समझिए एक तरह से इंजीनियर होंगे, जिसको मशीन को चलाने की जानकारी होगी। अगर कभी खराब भी हो गया तो वो हल्का सा ठीक वगैरह भी कर सकते हैं और ऐसे मजदूर को हम कुशल श्रमिक कहते हैं। उत्पादन तो किया जाता है और उत्पादित माल को बाजार में बेचा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसमें उत्पादन की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में किया जाता है और अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए हमें अधिक पूंजी की तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे उद्योग को हम बड़े पैमाने के उद्योग कहते हैं। अब आता है कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर हम उद्योगों को 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो वर्ग है उसे हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग, यानी वैसा उद्योग जिसका कच्चा माल कृषि से आ रहा है। जैसे कि रबड़ बनाने वाली फैक्ट्री का जो रबड़ आएगा, रबड़ वो कहाँ से आता है? पेड़ से आता है। ठीक है, याद रखिएगा कि रबड़ का पेड़ आता है और उसमें से इस तरह का जो है गम निकलता है, उसे कटोरे में जमा किया जाता है और इस प्रकार से उससे फिर रबड़ तैयार किया जाता है। तो रबड़ बनाने वाली फैक्ट्री जो है उसका कच्चा माल कहाँ से आता है? पेड़ से आता है, यानी कि कृषि से आता है। उसी प्रकार से जूट के धागे बनाने वाली फैक्ट्री का जूट से क्या आता है? उसे धागा आता है। जूट किसको कहते हैं? कुद्रुम कहते हैं, पटसन कहते हैं इसे हिंदी में, और हम लोग बोलचाल की भाषा में बिहार या झारखंड में कुद्रुम कहते हैं उस ट्री को। आप जरूर देखे होंगे मक्का के साथ इसे लगाया जाता है तो उससे ही जूट का धागा, जूट का बोरा बनाया जाता है। तो इसके लिए कहाँ से आ रहा है? इसका कच्चा माल कहाँ से आ रहा है? कृषि से आ रहा है। चीनी बनाने वाली फैक्ट्री के लिए कच्चा माल कहाँ से आ रहा है? गन्ना से चीनी बनता है। गन्ना कहाँ से आता है? कृषि से आता है। तो वैसे उद्योग को हम
कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। कृषि आधारित उद्योग के बाद दूसरा जो है उसे कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग का कच्चा माल कहाँ से आ रहा है? कच्चा माल आ रहा है खनिज से। ओके, तो वैसे उद्योग जिनका कच्चा माल खनिज है उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। खनिज आधारित उद्योग दो प्रकार के होते हैं। पहला को हम धात्विक खनिज कहते हैं, जिसमें धातु से जुड़े हुए वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है, और दूसरा होता है अधात्विक, जिसमें धातु नहीं होता है बल्कि अधातु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सीमेंट उद्योग क्या है? एक प्रकार का अधात्विक उद्योग है, जबकि जो लोह उद्योग है, लोहा वाला जो उद्योग है वो कैसा है? धात्विक उद्योग है, क्योंकि लोहा क्या एक प्रकार का धातु है। तो ये धात्विक खनिज उद्योग होते हैं, जबकि जो सीमेंट उद्योग है वह अधात्विक खनिज उद्योग होता है। अब तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं रसायन आधारित उद्योग, यानी कि इसमें ज्यादातर काम किसमें होता है? केमिकल पर होता है, और इसमें केमिकल वाली चीजें बनाई जाती है। जैसे कि खाद जो है, जो हम पेड़ पौधों में खाद डालते हैं, पौधों में डालते हैं, वैसे तो पौधों को बड़ा करने के लिए हम लोग खाद डालते हैं। तो ये खाद क्या है? खाद एक रासायनिक पदार्थ है, और इसको बनाने के लिए जिस फैक्ट्री में यूज किया जाता है, जिस फैक्ट्री में केमिकल का यूज करके खाद बनाया जाता है, वो कौन सा होगा? रासायन आधारित उद्योग होगा। उसी प्रकार से दवाइयां बनाने वाली जितनी भी फैक्ट्री है उसे हम कहेंगे रासायन आधारित उद्योग। रासायन आधारित उद्योग के बाद आता है पशु आधारित उद्योग, यानी कि वैसे उद्योग जिसमें जानवरों पर निर्भर होता है। जैसे कि ऊन बनाने वाली फैक्ट्री किस पर निर्भर है? भेड़ पर निर्भर है, क्योंकि भेड़ के जो है फर से ही ऊन बनाया जाता है। तो ये किस पर निर्भर है? जानवरों पर निर्भर है। जैसे कि चमड़ा फैक्ट्री, जैसे जहाँ पर चमड़ा का जूता बनता है, वो जो फैक्ट्री है वो कैसा आधारित होगा? वह होगा पशु आधारित उद्योग। ओके, और फिर अंतिम है वन आधारित उद्योग, यानी वैसे फैक्ट्री जिनका उत्पाद कच्चा माल जो है वो क्या है? वन है। जैसे कि लकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री, उसको कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? वनों से मिलेगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कागज बनाने वाली फैक्ट्री, कागज, ठीक है, तो ये कहाँ से? इनको लकड़ी चाहिए, लकड़ी से ही ये क्या करेंगे? घास चाहिए, तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगा? जंगलों से मिलेगा। तो वैसे उद्योग को हम वन आधारित उद्योग कहते हैं। आइए इनकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आपका जवाब होगा 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला होगा कृषि आधारित उद्योग, वह उद्योग जो कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर होते हैं कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि शक्कर उद्योग यानी चीनी वाला उद्योग, अचार उद्योग, मसाले एवं तेल उद्योग इत्यादि। इन उद्योगों में कृषि से प्राप्त कच्चे माल को तैयार माल में बदलकर ग्रामीण एवं नगरीय भागों में बेचने के लिए भेजा जाता है। और ये कैसे उद्योग हैं? ये एक प्रकार के कृषि आधारित उद्योग हैं। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, वह उद्योग जिसमें खनिजों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लोहा उद्योग या लौह उद्योग कहलाएंगे। उदाहरण के लिए आप बता चुके हैं कि खनिज आधारित उद्योग दो प्रकार के होते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि खनिज आधारित उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो जवाब में लिखिएगा खनिज आधारित उद्योग जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है उसे हम धात्विक खनिज उद्योग कहते हैं। इसमें वे उद्योग आते हैं जो धात्विक खनिजों जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि का उपयोग करते हैं, उसे हम धात्विक खनिज कहते हैं। आदि का उपयोग किस रूप में करते हैं? आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं कच्चे माल के रूप में करते हैं। कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं या धात्विक खनिज कहलाता है। दूसरा है अधात्विक खनिज उद्योग। इसमें वे उद्योग आते हैं जो मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जैसे कि बोल चुके हैं सीमेंट आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज उद्योग कहते हैं। यहाँ पर पूरा लिखना है कि अधात्विक खनिज उद्योग कहते हैं। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज समझ में आ गया। इसकी परिभाषा अभी आप कॉपी कलम लीजिए और लिख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कलम लेके आइए और इसका लिखिए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे वह उद्योग जो धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, वैसे उद्योग को धात्विक खनिज उद्योग कहते हैं। दूसरा है अधात्विक खनिज उद्योग किसे कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे वैसे उद्योग जो मुख्य रूप से अधात्विक खनिज जैसे सीमेंट आदि का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं, उसे हम अधात्विक खनिज कहते हैं। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा भी क्या कर दिया? बता दिया। यहाँ पर डेफिनेशन के आधार पर छोटी बातें ही लिखी गई थी। आगे देखिए, रासायन आधारित उद्योग इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग को हम लोग रासायन आधारित उद्योग कहते हैं। तीसरा है पशु आधारित उद्योग, वह उद्योग
जिनमें पशुओं से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, पशु आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चमड़ा उद्योग या ऊनी वस्त्र उद्योग इत्यादि। तीसरा है वनों पर आधारित उद्योग, वह उद्योग जो कच्चे माल के रूप में वनों पर निर्भर होते हैं, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो यहाँ पर कहलाते लिख देते हैं, उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए फर्नीचर उद्योग या कागज उद्योग क्या है, वनों पर आधारित उद्योग है। तो जो कच्चे माल के आधार पर हम लोग जो है वस्तुओं का यानी उद्योगों का वर्गीकरण कर लिए। अब आता है उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो उत्पादन के आधार पर उद्योगों को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है उसे हम कहते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग और तीसरा है आधारभूत उद्योग। यह जो उपभोक्ता है वाला है ये बहुत आसान है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग में लिया जाता है, जैसे कि ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन इत्यादि। ये सभी क्या है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग के उदाहरण है। यानी जो चीजें फैक्ट्री में बना वो फैक्ट्री से सीधे किसके पास आएगा, कस्टमर के पास आएगा, यानी सीधे व्यक्ति के पास आएगा, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग हैं जो सीधे कस्टमर के पास नहीं लाते हैं बल्कि वो फैक्ट्रियों के लिए बनाते हैं। देखेंगे वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आवश्यकता की वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मशीन बनाने वाले उद्योग या फिर लोहा उद्योग और इस्पात उद्योग, ये किस में आते हैं, आधारभूत उद्योग में आते हैं। आइए इसे समझते हैं। आधारभूत उद्योग क्या होता है, ये देखिए एक लोहा बनाने वाली फैक्ट्री है। इन्होंने अयस्क लाया। अयस्क क्या है, यानी कि अभी मिट्टी को खोद करके लोहा निकाला, लेकिन लोहा के साथ साथ कुछ मिट्टी भी आ गया है, तो मिट्टी को हटाएगा और लोहा को क्या करेगा, रखेगा अलग से। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं लोहे की पट्टी बना रही है, लेकिन ये फैक्ट्री वाला लोहा कुछ नहीं कर सकता। ये लोहा किसको दे देगा, कहीं अगर फैक्ट्री बन रहा है तो उसको दे देगा, या गाड़ी का इंजन वगैरह बन रहा है तो उसको दे देगा, और फिर वो क्या करेगा, इंजन बनाएगा। तो बताइए लोहा बनाने वाली फैक्ट्री ने क्या हमें लोहा दिया, कस्टमर को दिया? जी नहीं, ये खुद एक फैक्ट्री है, यानी कि ये खुद एक प्रकार का उद्योग है, और इन्होंने अपना सामान किसको दिया, एक दूसरे उद्योगों को दिया। और अगर ये लोहा वाला फैक्ट्री बंद तो ये वाला फैक्ट्री भी बंद हो जाएगा। ऐसे उद्योग को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। एक और उदाहरण से हम समझते हैं इसे, ताकि इसे और बेहतर तरीके से समझा जा सके। मान लेते हैं कि इस लोहे बनाने वाली फैक्ट्री ने, यानी कि जो लोहा बना रहा है, लोहा नहीं बना करके बल्कि ऐसा क्या बना दिया, सीट बना दिया। इसे हम लोग सीट कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि लोहा का चदरा बना दिया, पूरा पतला सा दिख रहा है आपको, लोहा का चदरा बना दिया। और इन्होंने एक नहीं बनाया बल्कि ऐसा 100 या 1000 पीस बना दिया। देख सकते हैं आप फैक्ट्री में बहुत सारा बना जा चुका है। अब इतने सारे लोहे की सीट का वो करेगा क्या, तो वो क्या करेगा, इसे किसी दूसरे फैक्ट्री वाले को बेच देगा। ठीक है, जो फैक्ट्री वाला इसका कुछ दूसरा चीज बना देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी सीट का उपयोग करके इसमें रंग वगैरह डाल करके इन्होंने करकट तैयार कर दिया। और ये क्या है, छत, यानी कि फर्श, यानी कि ये जो छत है ना, छत पर डालने वाली सीट है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं करकट बना दिया। तो ये तो काम का चीज बना दिया। अब इसका क्या फायदा हुआ, ये अब हमारे पास आएगा। तो बताइए ये जो लोहा बना था ये हमारे पास आया क्या, नहीं, ये किसके पास गया, फैक्ट्री के पास गया। जब एक फैक्ट्री का हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग, कच्चा माल तैयार करता है, सामान तो बनाता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं आकर के किसके पास जाता है, उद्योग में ही जाता है। वैसे उद्योग को हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्वामित्व, यानी कि मालिक के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग होते हैं। 2 यहाँ पर दिया गया है, तीसरा अगला स्लाइड में। देखिए पहला जो उद्योग है उसे हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। तो वह उद्योग जो सरकार के अधीन होते हैं उन्हें हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। सरकार ही इनका प्रबंध करती है। और भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के बीच, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग जो है क्या है, एक प्रकार का सार्वजनिक उद्योग है। यानी कि लोहा वाला जितना भी फैक्ट्री है उसका ज्यादातर मालिक कौन है, सरकार है। इसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। अधिकतर जो समाजवादी देश है, जो साम्यवादी देश है, उसमें आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ही देखने को मिलते हैं। यानी कि ज्यादातर फैक्ट्रियों को मालिक सरकार ही देखने को मिलता है। रूस जो है एक प्रकार का समाजवादी देश है, वहां पर आपको ऐसे ही सरकारी जितना भी फैक्ट्री है उसका मालिक आपको कौन देखने को मिलेगा, सरकार ही देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से चीन में भी यही व्यवस्था है। फिर आता है निजी क्षेत्र के उद्योग।
ऐसे उद्योग का मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होता है। तो लिखेंगे वैसे उद्योग जिनका मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी हो उसे हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। उदाहरण में टाटा फैक्ट्री का नाम सुने ही है, तो टाटा ग्रुप्स या टाटा समूह हिंदी में कहते हैं, बिरला या बिरला कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सारे क्या है इसके उदाहरण है। ये खुद इसका मालिक है, ठीक है। जैसे कि रिलायंस के आप सभी जानते ही हैं, मुकेश अंबानी जी है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है, एक प्रकार के निजी क्षेत्र के उदाहरण है। व्यक्ति या निजी कंपनियां इन उद्योगों का प्रबंधन करती है। पूंजीवादी देश में यह व्यवस्था होती है, जैसे कि अमेरिका एक पूंजीवादी देश है और भारत भी एक तरह का पूंजीवादी देश है। तो यहाँ पर भी हमारा इसी तरह का जो है देखने को मिलता है। तीसरा उद्योग है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग क्या होते हैं? कुछ उद्योग का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर के करती है। ऐसे उद्योग को हम संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। अब ये होता है क्या, ऐसे समझिए। देखिए, भारत में कुछ ऐसी फैक्ट्रियां हैं, कुछ ऐसे उद्योग हैं, जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL। ये क्या है, आप ऐसा समझिए कि पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? तो वो तो पेट्रोल अपने देश में उतना तो निकलता नहीं है, और कहीं भी निकलता है तो उसका पूरा मालिक कौन होगा? सरकार होगी। उसी प्रकार से अगर किसी दूसरे देश से पेट्रोल खरीदना है तो कौन खरीदेगा? वो भारत सरकार खरीदेगी। तो इसी तरह से भारत सरकार मान लेते हैं पेट्रोल को खरीद के लाई, लेकिन भारत सरकार बेच नहीं रहे, वो क्या करता है, निजी कंपनी को दे दिया, और निजी कंपनियां क्या करेगी, पेट्रोल को ग्राहकों तक बेचेगी। और इस प्रकार से सरकार और जो निजी क्षेत्र है दोनों मिल करके काम कर रही है। उसी प्रकार से आप देखते होंगे कई ऐसे चीज है, जैसे कि एनर्जी की बात करें, यानी कि एनर्जी मतलब हो गया, जैसे बिजली की ही बात कीजिए तो बिजली क्या होता है, कई प्राइवेट कंपनियां बनाती है, लेकिन वो सरकार को बेच देती है, और फिर सरकार क्या करती है, जो आम जनता है उसको बिजली मुहैया कराती है। तो इस प्रकार से वैसे उद्योग जिनका मालिक सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के हाथ में होता है, या फिर वैसे उद्योग जिसका संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर के करती है, उसे संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL और मित्तल एनर्जी लिमिटेड, जो एक प्रकार की साझेदारी का उदाहरण है। इसे हम लोग HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड भी कहते हैं। तो संयुक्त क्षेत्र के उदाहरण हम लोग समझ लिए। अब आगे पढ़ते हैं उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो अभी तक जितना भी चीज पढ़े उनमें से हमने उद्योगों के सभी प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पहले भी पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। यहाँ पर सिर्फ मैंने क्वेश्चन आंसर के तरह इसे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि उद्योगों को अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आंसर है। तो हम लोग लिखेंगे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें है कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा है अनुकूल जलवायु, तीसरा है शक्ति के साधन, चौथा है, यहाँ पर चौथा कर देते हैं, श्रम की उपलब्धता, और ये 5वां है पूंजी। तो इस प्रकार से ये 5 पॉइंट है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करता है। इसके उदाहरण हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से देख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर पढ़ते हैं बड़े उद्योगों की विशेषताएं। उद्योग तो बहुत होता है, लेकिन कुछ छोटे उद्योग होते हैं, कुछ कुटीर उद्योग होते हैं, कुछ बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, मध्यम वाले, और कुछ बृहद स्तर के होते हैं। बृहद स्तर क्या होता है, जो सबसे बड़ा उद्योग है, उसकी कुछ बहुत महत्वपूर्ण खासियत होता है जो किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कौशल एवं विशिष्टीकरण। आधुनिक उद्योग में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है और कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित भी होते रहते हैं। यानी जब कोई कारीगर एक ही कार्य करता है तो बार बार वह शिक्षित होते रहता है और निरंतर, जैसे कि मान लेते हैं कि एक कोई महिला है और वो कपड़े सिलने का काम कर रही है, और रेगुलर कपड़े सिलने के काम करने से क्या होता है, उनके हाथ में एक नए कला का विकास हो जाता है और वो कभी भी गलती नहीं करता है। उसी प्रकार से अगला है कि यंत्रीकरण। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है जहाँ पर यंत्र यानी मशीनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा है, और मशीनों का प्रयोग करके हम आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। तीसरा है प्रौद्योगिकी का नवाचार, मतलब नए नए प्रौद्योगिकी तकनीक का ज्ञान होता है। जब हम बड़े पैमाने का उद्योग लगाते हैं तो हम बार बार क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, बार बार हम उसमें सुधार करते हैं, जिससे नए नए ज्ञान हम लोग को मिलता है। चौथा है संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण, यानी बड़े उद्योग में संगठनात्मक ढांचा होता है। ऐसे कि नल पुल छोटा मोटा फैक्ट्री लगा के चलाने लगा वैसा नहीं होता है, बड़ा बड़ा मशीन लगाया जाता है और बहुत ही मजबूत, ठीक है, और विभिन्न स्तर के ढांचे लगाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी वर्ग का भी चयन उसमें किया जाता है।
तो ये क्या है, बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता है। यह भी पार्ट 1 में पढ़े थे, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिए। अब कुछ शब्द जो हमारी किताब में दिए गए हैं, जैसे कि समूहन अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो प्रधान उद्योग यानी कि कोई एक बड़ा उद्योग का कल्पना कीजिए, जैसे कि कार बनाने वाली एक फैक्ट्री का कल्पना कीजिए। तो कार बनाने वाली फैक्ट्री को क्या क्या चीज चाहिए, रंग चाहिए, दूसरा की चीज चाहिए टायर चाहिए, और तीसरा क्या चीज चाहिए, इंजन को बनाने वाले कुछ कुशल श्रमिक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजें चाहिए, श्रमिक वगैरह। तो ये जो प्रधान उद्योग है यानी कार बनाने वाली फैक्ट्री है, ये रंग तो बना नहीं रही है, तो ये क्या करेगी, इसके समीपता से अन्य उद्योग का लाभान्वित होना समूहन अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो इस कार बनने, जब कार की बिक्री बढ़ेगी तो रंग का भी बिक्री बढ़ जाएगा, जब कार का बिक्री बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक टायर का भी बिक्री बढ़ जाएगा, ट्यूब का भी बिक्री क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, कार के फायदा से इन दोनों को फायदा हो रहा है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समूहन अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आता है धुएं की चिमनी वाला उद्योग। तो धुआं तो हम लोग देख ही है, लेकिन धुआं का चिमनी वाला उद्योग क्या होता है। तो देखिए कुछ ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं जहां पर ऐसा करके चिमनी लगा हुआ रहता है, आप देखे होंगे, और इससे धुआं क्या होता है, निकलते रहता है। तो कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिन प्रदेशों में कोयला खदान के समीप जो होता है तथा धातु पिघलाने वाला जो उद्योग होता है, जिस फैक्ट्री में कोयला का प्रयोग किया जाता है और जहाँ पर धातुओं को पिघलाया जाता है वहाँ तो आग लगेगा ही, यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग होता है, रसायन का निर्माण होता है। तो इन सभी चीज़ों से धुएं जो है बार बार निकलते रहता है और धुआं निकालने के लिए वहाँ पर चिमनी लगा हुआ रहता है, इसलिए इस प्रकार के उद्योग को धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। अब आता है स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। स्वच्छंद का मतलब होता है जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं है, किसी का कच्चा माल पर निर्भर नहीं है, तो ऐसे उद्योग को हम कच्चे माल कहते हैं, कच्चे माल के उद्योग कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित हो सकते हैं, कहीं पर भी इसे लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसे किसी विशेष क्षेत्र में लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर चीनी बनाने वाला फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो वहीं पर लगाना पड़ेगा जहां पर आपको गन्ना मिल रहा है। लेकिन ये जो स्वच्छंद होता है यानी कि ये मनमौजी वाला होता है, कहीं भी लग सकता है, ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते हैं। ये उद्योग संगठन पुर्जों का निर्भर करते हैं। संगठन पुर्जों पर निर्भर कैसे होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक कंप्यूटर बात है, ठीक है, कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में क्या चाहिए, ये आप देख सकते हैं, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। तो अगर मान लेते हैं कि आप कीबोर्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप कीबोर्ड क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या फिर आप मान लेते हैं कि सीपीयू बनाना चाहते हैं, ओके ना, सीपीयू। तो अगर आप सीपीयू बेचना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सीपीयू में अलग अलग चीज होता है, रैम होता है, रोम होता है, उसमें फैन लगा रहता है और भी वायर लगा हुआ रहता है, और भी कई चीजें होता है, एसडी कार्ड होता है, एसएसडी कार्ड होता है। तो वो सारी चीजें क्या है, आप कहीं से मंगा रहे हैं और मंगा करके क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसे कई फैक्ट्री हैं जो कच्चे माल को दूसरे से लाते हैं और कच्चे माल नहीं, बना बनाया चीज लाते हैं और उसको खाली अरेंज कर देते हैं। वैसे उद्योग को ही स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। इसमें कम मात्रा में उत्पादन होता है, इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है और ये प्रदूषण फैलाता ही नहीं है, क्योंकि इसमें बनाना कुछ है नहीं, खाली अरेंज करना है, इसलिए ये प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं फैलाते हैं। तो इस प्रकार के उद्योग को स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। अब आता है कि कृषि व्यापार या कृषि कारखाना किसको कहते हैं। ये सारे सवाल किताब में दिए गए हैं 12th ज्योग्राफी में, याद रखिएगा। तो कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है, यानी कि व्यापार करने के लिए की गई कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण व्यापार करता है, जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। यह फार्म के आकार के बड़े बड़े यंत्रीकरण, बड़ा बड़ा मशीन का प्रयोग करता है, रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करता है, और इसलिए इस तरह के कृषि को कृषि कारखाना कहा जाता है। दूसरा है कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे कि इस्पात उद्योग के उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। इस्पात उद्योग से जो भी चीज आ रहा है, जो भी चीज, उसको किसी ग्राहक को नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको कच्चे माल के रूप में किया जाता है किसी दूसरे उद्योग में, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि लौह इस्पात उद्योग वस्त्र उद्योग व अन्य उद्योग का मशीन बनाता है। तो लौह इस्पात उद्योग क्या करेगा, इसको वस्त्र उद्योग के लिए मशीन बनाएगा तो उसमें लोहा चाहिए, तो ये क्या है, एक प्रकार का आधारभूत उद्योग है। अतः सभी उद्योगों का आधार कौन है, लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को भी भारी उद्योग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें भारी भारी चीजें, बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे भारी उद्योग कहते हैं। आगे है कि प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं। तो वह उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक रूप में एक संकेंद्रित होते हैं,
आत्मनिर्भर तथा उच्च विशिष्टता वाले होते हैं उन्हें प्रादेशिक ध्रुव कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सब चीज वो आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब मान लेते हैं कोई भी चीज बनाना पड़ता है तो वो किसी दूसरे के पास नहीं जाता है, वैसे क्षेत्र को हम प्रादेशिक ध्रुव कहते हैं। वहां पर सारा चीज उसके पास अवेलेबल है। जैसे कि सिलिकॉन घाटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बेंगलुरु जो कहाँ पर है, भारत में। अगर बेंगलुरु में कोई भी चीज बन रहा है तो वो सारा चीज खुद बना लेता है, उसको किसी दूसरे चीज को दूसरे जगह से मंगाने की जरूरत नहीं होता है। जैसे कि अगर आप एप्पल का मोबाइल देखते हैं तो एप्पल का मोबाइल में जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले DISPLAY प्ले डिस्प्ले जो होता है ना, कहा जाता है कि ये डिस्प्ले सैमसंग कंपनी देती है। ठीक है, तो सैमसंग कंपनी क्या करती है, इसको डिस्प्ले देती है OLED डिस्प्ले। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं सैमसंग कंपनी डिस्प्ले नहीं देगी तो एप्पल कंपनी का मोबाइल बनेगा नहीं, यानी कि एप्पल कंपनी आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो जहां पर एप्पल कंपनी का मोबाइल बन रहा है वो प्रादेशिक ध्रुव नहीं है। लेकिन अगर प्रादेशिक ध्रुव होता तो यहाँ पर ये खुद सब चीज बना लेते हैं। लेकिन भारत में बेंगलुरु एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रादेशिक ध्रुव है। उसी प्रकार से सिएटल समीप जो सिलिकॉन वन घाटी है वह भी क्या है, एक प्रकार का प्रादेशिक ध्रुव है। अगला है जंग का कटोरा। तो ये जंग का कटोरा किसे देते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित जो पिट्सबर्ग है इसी को हम जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिट्सबर्ग लौह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था जिसका महत्व अब घट गया है। याद रखिएगा, इसीलिए हम इसे जंग का कटोरा कहते हैं, क्योंकि लोहा में जंग लगता है और ये पहले था लेकिन अब इसका घट गया है, इसलिए हम इसे जंग का कटोरा कहते हैं। यहाँ पर वीडियो खत्म होता है और इस चैप्टर में जितने भी उद्योग के प्रकार हैं उसे मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया ताकि आप इन सवालों का जवाब दे सके जो परीक्षाओं में आपके आएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? इसका जरूर कमेंट देके हमें बताइएगा। आने वाले वीडियोस में अगर कोई सुधार चाहते हैं तो वह भी हमें जरूर बताइएगा। और इसका मैं एक NCERT सॉल्यूशंस भी आपका लेकर आऊंगा, यानी NCERT बुक से आपको पढ़ाऊंगा। अगर इस पूरे चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो अलग से चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को। वहां पर मैं क्वेश्चन आंसर वीडियोज जो है अपलोड करते रहता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन आंसर के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़े। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ही अभी क्लासेस को, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलेंगे। तो 12th ज्योग्राफी में कोई भी सुधार चाहते हैं या किसी और बढ़िया तरह का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए वैसे वीडियो जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।